हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की डेली टू डू लिस्ट के बारे में कि आपको रीजनिंग में डेली क्या करना चाहिए। ये बिगनर्स के लिए भी है और उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो एक या दो बार पेपर अटैम्प्ट कर चुके हैं एंड फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका प्री भी नहीं हुआ। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्रीलिम्स भी 2022 में एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ एंड कुछ लोगों के प्रीलिम्स क्लियर हुए बट मेंस क्लियर नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हमने की थी जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर आपका नहीं हुआ। तो आज हम बात करते हैं कि ऐसी क्या गलतियां हैं जो आपने की हैं जिनको आप सुधार सकते हैं। मैंने क्या चीज़ें की हैं आप मेरे एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। तो आज हम बात करें रीजनिंग की डेली टू डू लिस्ट के बारे में। आपको डेली क्या करना चाहिए। सबसे पहले क्या चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आप बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं रीजनिंग का पोर्शन है स्पेशली, तो आपके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बिना आपका रीजनिंग का पोर्शन अधूरा है। मान लीजिए कि 35 नंबर का आपका पेपर है, आपको 35 आउट ऑफ 35 चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अगर आपकी पकड़ इस पे बन जाती है तो आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। एंड बाकी जो एग्ज़ाम है या जो बाकी सेक्शन है जैसे क्वांट्स हो गया और आपका इंग्लिश हो गया, उसमें अगर आपके थोड़े से कम मार्क्स भी आ गए तो भी आप बाकी स्टूडेंट से कम नहीं रहेंगे। तो रीजनिंग को हल्के में मत लीजिए। अगर आप सोचें कि 30 आ गए रीजनिंग में, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा है, 30 एक अच्छा स्कोर नहीं है। आपको कम से कम आप टारगेट मान के चलिए 35। अगर आप 30 को अच्छा मान रहे हैं, एक और स्टूडेंट है जिसने 35 ले लिए, वो आपसे 5 मार्क्स इसमें आगे हो गया। माना कि मैथ और इंग्लिश के अंदर उसकी कमांड हो सकती है, लेकिन रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक बार इस पर टाइम दे दो, आपका मार्क्स कभी नहीं कटेंगे। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी पजल्स, देन हमारी सिटिंग अरेंजमेंट। डेली की डेली 10 पजल आपको ये सोल्व करनी है। कुछ लोगों का ये होता है कि मॉक टेस्ट नहीं सोल्व हो रहा, तो आप अलग अलग चीज़ें कर लीजिए। डेली एक लिस्ट बनाइए, उस पर लिखिए पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, सेलॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, और नंबर लिख लीजिए डेली के 10 करने हैं या 20 करने हैं। उसके बाद जैसे ही हो गया आप टिक मार दीजिए कि ये हमारा काम कंप्लीट हो गया। ऐसे करने में काफ़ी हद तक आप उसको कंप्लीट कर पाएंगे और वो चीज़ आपकी आंखों के सामने रहेगी कि आज आपने कितना किया। वो बनाना बहुत ज़रूरी होता है। पेपर पे एटलीस्ट लिख लिया करो। मैं क्या करती थी, जैसे मुझे रीजनिंग में कुछ करना है तो मैंने पेपर के ऊपर उसको लिख लिया। जैसे मैंने पजल लिखा तो मेरी 10 पजल होते ही मैं या तो इस पर टिक मार देती थी या फिर क्रॉस करना हो तो भी ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए। 10 पजल्स 10 सिटिंग अरेंजमेंट, अपने अकॉर्डिंग 5 या 6 भी कर सकते हैं, लेकिन 10 एक बहुत सही है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। डेली 10 पजल 10 आपको सिटिंग अरेंजमेंट बनानी है। 10 से 20 क्वेश्चन आप सेलॉक्स के कर लीजिए। 2 से 3 सेट आप कोडिंग डिकोडिंग के लगा लीजिए। कोडिंग डिकोडिंग भी जैसे एक नॉर्मल ऐसे आती थी A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, एक इस टाइप की होती है, वो भी करनी है। एक चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग आती है, आजकल एग्जाम में ये थोड़ा कम आती है, मतलब 1-2 नंबर की आ जाती है। कई बार चाइनीज़ डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग आती है, प्री में तो आती है, मेंस में तो श्योर देते हैं। थोड़ी हाई लेवल की आती है लेकिन मेंस में श्योर आती है कोडिंग डिकोडिंग। उसके बाद है 2 से 3 सेट ब्लड रिलेशन के लगाइए। कुछ लोगों को ब्लड रिलेशन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड एग्ज़ाम में आप डरेंगे भी नहीं। उसके बाद आपको क्या करना है, अल्फ़ा न्यूमेरिक क्वेश्चन करके देखिए, क्योंकि क्लर्क के लेवल पेपर में आपके आते हैं, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि सिर्फ पजल पे फोकस करें और इन चीज़ों को छोड़ दें तो भी हमारे नंबर कट सकते हैं। क्योंकि हम मान लीजिए कि मुश्किल चीज़ की तरफ भाग रहे हैं, मुश्किल में हम अटक गए एंड आसान चीज़ किसी और स्टूडेंट ने कर ली तो वो भी दिक्कत हो जाएगी ना। फिर आपको 3 से 4 सेट करने हैं ऑर्डर रैंकिंग के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे यहाँ पे आपको रिवीजन ज़रूर करनी है। जो भी चीज़ें आपने की, मान लीजिए कि इसमें तो आप क्या ही रिवीजन करेंगे, जो सेलॉक्स वगैरह है आपने कर लिए, लेकिन क्या है कि अगर टाइम बचे तो एटलीस्ट शाम को उनको एक बार दोबारा करके देख लीजिए हल्का सा, ताकि आपकी प्रिपरेशन हो जाए। सेलॉक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आजकल जैसे चीज़ें आ रही हैं सम नॉट या फिर फ्यू केसेस, सम ऑफ द, इस तरह के थोड़े प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में इस तरह के आते हैं, बिल्कुल आसान नहीं पूछा जाता। पजल्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, आपको पजल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर आपको करना है डायरेक्शन के क्वेश्चन, 4 से 5 सेट आप डायरेक्शन के लगा सकते हैं। एक हमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, आपको ये सब चीज़ें एग्जाम के लिए पढ़नी है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप डेली बेसिस पे इनको कर सकते हैं। अपना टारगेट सेट करिए, उनको डेली बेसिस पे उन चीज़ों को कंप्लीट कर लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स को होगा कि कहाँ से करना है, कैसे करें इन चीज़ों को, तो हम उस बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले
अल्फ़ा न्यूमेरिक की ये बात हो चुकी थी, ऑर्डर एंड रैंकिंग। पजल्स कौन सी होती हैं एंड सिटिंग अरेंजमेंट कौन सी होती है, कुछ लोगों को ये डाउट होगा। पजल्स होती हैं आपकी जैसे फ्लोर बेस्ड आ गई, फ्लोर पे बैठे हैं लोग, ठीक है। एयर बेस्ड आ गई, जैसे मान लीजिए कि 1961 में वो पैदा हुआ था, देन 1972 ऐसा डिफरेंस आ गया। फिर आपकी मंथ बेस्ड पजल आ जाती है, जनवरी फरवरी ये मंथ आ जाते हैं। वीक बेस्ड मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से ये होती है आपकी पजल्स। सिटिंग अरेंजमेंट क्या होता है, अब सिटिंग अरेंजमेंट के अंदर जैसे कोई पर्सन स्क्वायर में बैठे हैं, कोई सर्कल में बैठे हैं, कोई स्क्वायर में बैठे हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई रेक्टेंगल में बैठे हैं, उनको हम बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। तो ये अलग अलग तरह की आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब जाके इम्प्रूवमेंट होगी। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आप ऐसी पजल मत उठा लीजिए कि उसमें मान लीजिए कि मंथ भी दे रखे हैं आपको और ABC उनके नाम दे रखे हैं, ठीक है। उसके अलावा उनको कोई फ्रूट पसंद है, कोई जगह पर वो जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बिगनर प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1 वेरिएबल से शुरू करिए। सबसे पहले अगर उनको फ्लोर में ही बिठाना है तो सिर्फ ABCD होंगे और वो फ्लोर में ही बैठेंगे। मंथ बेस्ड है तो मंथ दे रखे होंगे और उनके नाम होंगे, बस। सबसे पहले 1 वेरिएबल करिए, 1 से 2 वेरिएबल जाइए, फिर उससे ज़्यादा वेरिएबल की तरफ मूव कर सकते हैं। ये एक स्टेप होता है चीज़ों को करने का। आप स्टार्टिंग में सबसे मुश्किल चीज़ मत पकड़िए, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगी। अभी टाइम है हमारे पास, इतना भी नहीं है कि आप उसको वेस्ट करें, लेकिन एटलीस्ट टाइम है। अगस्त तक का आपको टाइम है, आप जुलाई की डेडलाइन मान के चलिए कि जुलाई तक आपका सब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हमारा प्री एंड मेंस क्लियर होगा। प्री की भी प्रिपरेशन करनी है, मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है, तब जाके एग्जाम क्लियर होगा। सिर्फ प्री पे फोकस नहीं करना है, सिर्फ मेंस पे फोकस नहीं करना है। मान लीजिए कि आप सिर्फ प्री पे फोकस कर रहे हैं तो मेंस नहीं निकलेगा। अगर आपने प्री छोड़ दिया और आप सोच रहे हैं कि सिर्फ मेंस पे फोकस करूं, तो प्री ही नहीं निकलेगा, तो मेंस निकाल के क्या करोगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट आपको करने। मॉक टेस्ट आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट कंप्लीट नहीं करना तो जैसे रीजनिंग के सेक्शनल मॉक आते हैं वो दे सकते हैं। आजकल मिनी मॉक्स भी चल रहे हैं। सेक्शनल है जैसे आपको 20 मिनट मिलेंगी, 35 क्वेश्चन करने होंगे। मिनी में क्या होगा, 12 मिनट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन करने होंगे आपको। क्विजेज आप लगा सकते हैं। ये सब मॉक आप कहाँ से दे सकते हैं, टेक्स्ट बुक के बहुत अच्छे मॉक्स होते हैं, आप टेक्स्ट बुक के मॉक दे सकते हैं, ठीक है। अभी ऑफर भी चल रहा है, आप परचेज कर सकते हैं। क्विजेज कहाँ से लगा सकते हैं, अड्डा के ऊपर फ्री की क्विजेज आपको कितनी सारी मिल जाएंगी, मॉक टेस्ट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नॉर्मल क्विज करना है, जैसे मान लीजिए कि आपको फ्लोर बेस्ड पजल करनी है, तो आपको इतने सारे फ्लोर बेस्ड पजल के 2-2 पजल के क्विजेज मिल जाएंगे, आप वो अटैम्प्ट कर लीजिए। PDF से आप पढ़ सकते हैं। अब कौन सी PDF से आप पढ़ सकते हैं रीजनिंग, आप नॉर्मल अड्डा की साइट से डाउनलोड कर लीजिए, सेलॉक्स लिख के आप PDF डाउनलोड करिए, काफ़ी सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। उस पूरी PDF को कंप्लीट कर दीजिए, 100 से 200 तक क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसी तरह से ब्लड रिलेशन करना है तो ब्लड रिलेशन के मिल जाएंगे आपको। काफ़ी मटेरियल पड़ा है, बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है। बुक से पढ़ सकते हैं। बुक से कौन सी से पढ़ सकते हैं, मैंने जिस बुक से पढ़ा था वो मैंने आपको रीजनिंग की स्ट्रेटजी के अंदर भी बताया था, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। 30 मॉक टेस्ट की एक बुक है IBPS PO के लिए, BSc पब्लिकेशन की। काफ़ी अच्छे मॉक्स हैं उसके अंदर, मतलब रीजनिंग तो बहुत अच्छा इंप्रूव कर सकता है। उस बुक को पता नहीं मैंने कितनी बार सोल्व किया होगा। जैसे ही मुझे लगता है था कि जैसे मान लीजिए कि प्रीलिम्स आ गया एंड मुझे प्रिपरेशन करनी है और रीजनिंग में मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं, तो मैं इस तरह से करती थी कि डेली के 10 का टारगेट मान लिया कि 10 मेरे को कंप्लीट करने, उसमें 30 मॉक्स होते थे, ठीक है। 10 करने हैं मेरे को लगातार। और जैसे उसमें ऑनलाइन नहीं होता था तो मेरा क्या प्रोसेस है कि जैसे 20 मिनट का मैं टाइमर लगा लेती थी। 20 मिनट का फ़ोन में टाइमर लगाया और मैंने उसको सोल्व किया। और मैं क्वेश्चन कैसे लिखती थी, जैसे 1 का आंसर जैसे BCD है तो मैं उसको ऐसे लिख लेती थी 2 3 4 5 6, जैसे B को 2 लिख लिया, C को 3 लिख लिया, इस तरह से। लास्ट में फिर मैं उसको सोल्व करके देखती थी, मतलब देख के आंसर कि कितने गलत हुए कितने सही हुए, इस अकॉर्डिंग। तो इस तरह से 10 एक दिन में, 10 नेक्स्ट डे, 10 नेक्स्ट डे, तो 3 दिन में वो बुक मैं कंप्लीट करके फिर मुझे ऐसे लगता था कि काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई है, अब मॉक्स की तरफ जा सकते हैं आराम से। तो जैसे ही मुझे मेरा स्कोर डाउन लगता था कि कम हो रहे हैं नंबर, कुछ ना कुछ कमी है, तो उसमें सब तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते थे आपके, और एक साथ इतने सारे हो जाते थे। अगर आप 10 मॉक्स करें तो काफ़ी अच्छी बुक है, आप भी परचेज़ कर सकते हैं, मैंने उस वीडियो के नीचे लिंक भी दिया है। इस तरह से पढ़िए, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, एग्ज़ाम में भी हेल्प करेंगी आपकी।
रीजनिंग पोर्शन को इग्नोर मत करिए, अच्छे से इसके ऊपर फोकस करिए। क्वांट्स भी पढ़ना है लेकिन रीजनिंग भी इम्पोर्टेंट है। कुछ लोगों को ऐसे लग रहा होगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या पढ़ें। अगर सिर्फ सोचते रहोगे ना कि मैथ भी पढ़ना है, अर्थमेटिक भी अच्छा करना है, डीआई भी अच्छी करनी है, रीजनिंग में पजल सिटिंग अरेंजमेंट भी अच्छी करनी है, इंग्लिश में ग्रामर और रीडिंग भी अच्छी करनी है, उसके बाद आपका जीए का पोर्शन रह जाता है, फिर आपका कंप्यूटर का पोर्शन रह जाता है, फिर बैंकिंग अवेयरनेस रह गई, फिर अगर पीओ का है तो डिस्क्रिप्टिव का रह गया, लास्ट में इंटरव्यू का पोर्शन रह गया। तो अगर तो सोचते रहोगे कि इतना कुछ है तो ये एग्ज़ाम आ जाएगा और ये सब कुछ पड़ा रह जाएगा आपका। इतना कुछ है ना, ये इतना कुछ ही रह जाएगा सोचते रहोगे तो। मेरे साथ हुआ ही है। मुझे ऐसा था कि प्री से पहले मेरे को सब कुछ कंप्लीट करना है, जीए भी करनी, सब करना है, लेकिन प्री भी आ जाता था फिर भी ऐसे लगता था जीए भी नहीं कंप्लीट हुई। आप अपनी चीज़ों को मतलब सोच लिया ना कि प्री से पहले ये सब कुछ क्लियर करना है तो करना है ये सब क्लियर। सोचते रहोगे वो उस वाली बात है कि किसी ने मतलब अगर हम सिर्फ दिमाग में सोचते रहते हैं ना तो हम क्या बन जाते हैं, एक जो पैरालाइज पर्सन होता है ना, जो कुछ नहीं कर सकता सिर्फ सोचता रहता है, तो हमारा दिमाग उस तरह से हो जाता है कि वो एक्शन नहीं ले रहा लेकिन सोच रहा है मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये भी पढ़ लूँ, मैं वो भी पढ़ लूँ, उसने ये कह दिया मैं ये भी पढ़ लेता हूँ, लेकिन हम एक्शन नहीं ले रहे। इसकी बजाय आप ये सोचिए कि आपने ये चीज़ देखी, आपने सोचा भी ये टाइम टेबल है, इन्होंने फॉलो किया है, इनका सिलेक्शन हुआ है तो मैं सेम कर लेता हूँ। 10 पजल की आपने, 10 सिटिंग अरेंजमेंट की, सब चीज़ें कर ली डेली की। एक दिन आपने कंप्लीट किया, सेकंड डे कंप्लीट किया, देखना 3 से 4 दिन में आपको इम्प्रूवमेंट महसूस होगी, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं हो रहा। आप मान लीजिए कि आप सोच रहे हैं कि आपको प्री से पहले सारी चीज़ें करनी है, लेकिन आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपका सिर्फ मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ही प्री तक अच्छा हो गया, तो भी दिक्कत क्या है, मतलब जो जितनी चीज़ें आप मान लीजिए कि मेरे साथ ऐसे होता था कि 2 दिन का, मान लीजिए कि 2 दिन हो गए लास्ट के, छुट्टी के दिन है या फिर कुछ भी है, उसके अंदर जैसे मान लीजिए मैं कुछ फ़ोन में देख रही हूँ, एंजॉय कर रही हूँ या जो भी कुछ है मैंने किया, वो उस टाइम तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दूसरे तीसरे दिन वो दिन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जैसे मंडे वाले दिन ऐसे सोचते हैं कि क्या किया 2 दिन में। तो जो चीज़ आपने पढ़ी होती है, मान लीजिए कि आपने सिर्फ 2 मॉक टेस्ट ही सोल्व किए और आपने 20 क्वेश्चन मान लीजिए जीए के किए हैं 2 दिन के अंदर, सिर्फ इतना ही किया आपने, तो जो बाकी टाइम आपने वेस्ट किया ना, वो तो ऐसे लगता है ओहो वेस्ट कर दिया वो टाइम तो। और वो 2 मॉक किए हुए हैं, चलो एटलीस्ट यार 2 मॉक तो हो गए, 20 क्वेश्चन तो याद हो गए, तो वो जो चीज़ पढ़ी होती है ना, वो बाद में जब उसकी ज़रूरत होती है तो बहुत ज़्यादा काम आती है कि हमने उस दिन पढ़ लिया, काम आ गया। इस तरह से डेली बेसिस पे करिए, सोचने की बजाय आप करना शुरू करिए। क्वांट्स के अंदर डेली की चेकलिस्ट, मुझे पता है चेकलिस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मेरे में खुद में इम्प्रूवमेंट हुई है चेकलिस्ट की वजह से। तो मुझे लगा कि अर्थमेटिक के आशीष सर के क्वेश्चंस तो अच्छे हैं, लेकिन सॉल्यूशन उन्होंने कैसे दे रखे हैं कि स्टूडेंट के या फिर बिगनर है जिसकी अच्छी पकड़ नहीं है, उसको नहीं समझ आएंगे वो सॉल्यूशंस। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, एटलीस्ट सिर्फ अर्थमेटिक की करूँ तो अर्थमेटिक तो स्टूडेंट्स का अच्छा हो जाए जिसमें बहुत ज़्यादा डाउट होती है। लेकिन आप लोग वो वीडियोस ही नहीं देखते हैं, जस्ट आपने ऐसा सीन किया, उसमें वॉच आवर से पता लग जाता है आपने कितनी देर पर देखा है उसको। कई बार ऐसे लगता है कि मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मेरा तो हो गया जो मुझे चाहिए था, अब मैं दूसरों के लिए मैं क्यों वीडियोस बना रही हूँ, एंड मुझे क्यों लग रहा है कि अर्थमेटिक के करवाने चाहिए। बाकी भी तो बकवास करने के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे टॉपिक हैं, उनके बारे में बोल लेते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो क्या करते हैं, जस्ट आपको स्ट्रेटजीज बताते रहते हैं, ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, ऐसे पढ़ लेना, मेरे इतने मार्क्स आए, मेरे उतने मार्क्स आए। पढ़ा कोई भी नहीं रहा, बहुत कम पढ़ा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि बोलने से कुछ नहीं हो रहा, एटलीस्ट उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट आप लोग हेल्प लेना ही नहीं चाह रहे। उनको यूज़ करिए, चेकलिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता नहीं मैं क्यों पागल हो रही हूँ ये करने के लिए कि ये लोग कर क्यों नहीं रही, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनका सिलेक्शन हो सकता है। अदरवाइज़ वो तो आपकी मर्जी है, आपको जो सही लगता है आप करिए, बट एटलीस्ट पढ़िए अगर सिलेक्शन लेना है तो। जो फेस आपने 2022 में फ़ेस किया वो मैं नहीं चाह रही कि आप लोग 2023 में फ़ेस करें, अदरवाइज़ बहुत बुरा हाल हो जाएगा। आगे आगे कंपटीशन बढ़ रहा है, नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।